एवरीवन, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, हमने यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक कर ली हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होती है जब कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अक्कर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन स्टेट। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे पास जो वाटर और ऑक्सीजन की रिएक्शंस होती हैं, तो उसके दौरान हमें वाटर प्रोडक्ट में मिलता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होते हैं, दोनों ही रिएक्टेंट हमारे पास गैसियस फॉर्म में होते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है वो वाटर जो होता है लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्टेट चेंज हो रही है। तो इस केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रही है। अगर कहीं पे स्टेट चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अक्कर हो रही है, पर हर जगह ऐसा नहीं होता। चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारे पास, अगर उसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व हो जाती है और हमारा बीकर गर्म हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास कंटेनर है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन अक्कर होती है तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर भी साथ में अक्कर हो सकता है। हर किसी रिएक्शन में नहीं होता, पर किसी किसी रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। हमारे पास जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनकी जरूरत ही क्यों पड़ी है, हमारे पास उनकी जरूरत क्यों पड़ी है। जैसे हमारे पास हमें लिखना हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, सबसे पहले तो हम दोनों को मिलकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले तो हम इनको सिंबलाइज करते हैं, क्योंकि हमें अगर पूरी लैंग्वेज में केमिकल इक्वेशंस को लिखना हो तो हमारे पास बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। इसके लिए हमने अपने पूरे के पूरे जो एलिमेंट्स हैं उनको सिंबलाइज किया है, उस फॉर्म में हम इनको यूज करते हैं। वो हमारे लिए इजी मेथड होता है। दूसरा हमारे पास जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो मेनली दो टाइप की होती हैं, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमारे पास नेसेसरी जो कंडीशन होती है कि कोई भी जब केमिकल इक्वेशन होती है हम उसको बैलेंस फॉर्म में रखें। अगर हमारी केमिकल इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस फॉर्म में नहीं रहती तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, उसको वॉयलेट करता है, उसको अवॉइड करता है। हालांकि हम जानते हैं कि कोई भी जब केमिकल इक्वेशन होती है तो जितना मास हमारा रिएक्टेंट का होता है वही मास हमारा प्रोडक्ट का होना चाहिए। हम जानते हैं कि मास कंजर्व होता है, क्योंकि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन होती हैं उनका बैलेंस फॉर्म में होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें हमारे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के जो एटम्स हैं वो अनइक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ 4 कार्बन है और अगर हमें 2 कार्बन प्रोडक्ट में मिल रहे हैं तो ये हमारे पास अनबैलेंस टाइप की रिएक्शंस होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इज द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर सेम इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है, इट इज द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट सेम इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, जो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन है उसको हमें फॉलो करना होता है। हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं या रिएक्टेंट के जो एटम होते हैं वही सेम फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट के होने चाहिए। तभी हम क्या करते हैं कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को होल्ड करते हैं और उसी के बेस पे हमें हर एक केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस भी करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हमारे पास कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेकेंड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ अक्कर होता है, उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। These reactions are explained by me one by one. Combination reaction. Combination reaction क्या होती है, सबसे पहले when two or more substance reactant को बोल सकते हैं हम, और reactant को हम substrate भी बोल देते हैं दूसरी फॉर्म में। अगर आपको कहीं substrate सुनने को मिलता है तो घबराएं नहीं, वो reactant को ही substrate बोला जा रहा है। combine and form a single product. For example जैसे हाइड्रोजन प्लस
ऑक्सीजन है, दो अलग अलग हमारे पास रिएक्टेंट थे और उन्होंने एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। जैसे हमारे पास है वाटर, तो ये सिंगल प्रोडक्ट हमें गेन हुआ है। जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस CO2 है और इन्होंने मिलके बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट। दो हमारे पास रिएक्टेंट्स है और उन्होंने हमें सिंगल प्रोडक्ट दिया है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की टाइप में आती हैं। जैसे कि हमने 2 या 3 कोई भी रिएक्टेंट हम आपस में ऐड करवाएं और उससे हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिले, सिंगल प्रोडक्ट मिले, वो वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं। एग्जांपल आप देख ही सकते हो यहाँ पे। और जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको हम वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस हीट निकलती है। हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और जो हाइड्रोजन गैस है, दोनों को हम मिला दें तो हमें अमोनिया प्रोडक्ट में मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों में हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है और हमारे पास रिएक्टेंट हर किसी में दो दो है। नेक्स्ट है हमारा टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। जब हमारा कोई भी सिंगल सब्सटेंस होता है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। फॉर एग्जांपल जैसे लेड नाइट्रेट लिया गया है PbNO3 ट्वाइस, ये होता है हमारा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। और जब हम इसको स्प्लिट करवाते हैं, ब्रेक करवाते हैं हीट देकर, तो हमारे पास बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट था और वो हीट के प्रेजेंस में टूट कर उसने फॉर्मेशन कर ली है लेड ऑक्साइड की, नाइट्रोजन ऑक्साइड की और ऑक्सीजन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसका मतलब है जब कोई भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास दो रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, एक की जो रिएक्टिविटी है वो कम होगी और एक की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देगा, उसको वहां से डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू होता है कलर में, और जो आयरन होता है हमें पता ही है रेडिश सा कलर होता है, रेडिश